मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा ज्योग्राफी का 7th चैप्टर चल रहा है। हमारा 7th चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसके अंदर हम इसका जो हाफ चैप्टर है वो हम कल इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने ये वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पेज नंबर 59 के ऊपर है, जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने सेवाओं तक डिस्कस किया था। तो देखो ये आपको भी पता है बेटा, हर इंसान क्या है, उसके अंदर जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने कार्य के अंदर लगा हुआ है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, कोई टीचर है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर जितनी एबिलिटी है, जितनी उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसके जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपने कार्य के अंदर लगा हुआ है, वो अपनी सेवाएं देश को दे रहा है। और हर इंसान क्या है, जैसे अब जो गरीब मजदूर हैं वो क्या है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनके अंदर भी एक दक्षता होती है, एक स्किल होती है, और वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ही कितना सुंदर, कितना अच्छे से अच्छा मकान बनाकर खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी इंसान, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। सभी के जो कार्य होते हैं वो उसे क्या है, रोजगार प्रदान करते हैं। हमें किसी भी कार्य को, किसी भी रोजगार को, किसी भी काम धंधे को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आगे अब हम आज डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग। जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसके अंदर जो लगे हुए लोग हैं, देखिए जो तीसरे नंबर के जो क्रियाकलाप हैं उसके अंदर जो लगे हुए, संलग्न का मतलब होता है उसके साथ लगे हुए, यानी कि जो तीसरे प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। तो देखिए बेटा, एक वर्ड होता है विकसित और एक होता है विकासशील। तो जो विकसित होता है, विकसित का मतलब होता है कि जो ऐसे देश जो विकास कर चुके हैं, यानी कि जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो वो क्या है, विकसित देश कहलाते हैं। जैसे यूएसए, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे किस में आते हैं, विकसित देशों के अंदर आते हैं, जो ये अपना विकास कर चुके हैं। और एक आता है विकासशील। विकासशील का अर्थ होता है जो अभी, जिनका विकास कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी इस लाइन के अंदर लगे हुए हैं, मतलब जिनकी प्रोग्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो विकासशील देश के अंदर आते हैं। तो हमारा जो भारत है वह भी किस में आता है, विकासशील देश के अंदर आता है। तो ये नेचुरल सी बात है, जो ज़्यादा विकसित देश होगा, जो ज़्यादा डेवलप कंट्री होगी, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। जैसे जापान क्या है, देखिए बेटा छोटा सा देश है, लेकिन क्या है, ये हम सभी को पता है, जापान के अंदर सबसे ज़्यादा सुनामीज आती हैं, क्योंकि वो जो उसकी जो लोकेशन है वो अगर अब वर्ल्ड के मैप का, आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप डिस्कस किया हुआ है, देखा हुआ है, तो उसके अंदर जो जापान आपने देखा, बिल्कुल छोटा सा देश है। और जापान के अंदर क्या, सबसे ज़्यादा सुनामी आती हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फूटते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, जापान देखिए अपने आप को बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है, बहुत जल्दी वो अपने आप को स्टैंड अप कर लेता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे देखिए वो देश छोटा है, वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और यही रीज़न है कि क्या है, वहाँ पर क्या है, इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स के बावजूद भी जो जापान है वो क्या, कभी टूटता नहीं है, कभी हारता नहीं है, वो तुरंत अपने आप को स्टैंड अप कर लेता है। और जो जापान के लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं, वो क्या है, आराम से ज़्यादा अपने कार्य को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल जापान का दिया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अब अमेरिका को ही देख लीजिए, अमेरिका कितना बड़ा देश है, बट वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम है, और यही रीज़न है कि वो डेवलप कंट्री में है। हमारा भारत क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेटा यही है कि जो भारत की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर नेचुरल सी बात है, जो बेरोज़गारी है, गरीबी है, वो बढ़ती चली जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, ये सारे ड्रॉबैक्स भी इसके साथ साथ आएंगे, जब तभी हमारे भारत को गरीब देश के अंदर गिना जाता है। तो जो विकसित देश है वहाँ पर क्या है, जो ये है रोजगार के अवसर है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जो अल्प विकसित देश हैं, यानी कि जो कम विकसित देश हैं, उसके अंदर क्या है, 10% से भी
कम जो लोग हैं, देखिए जो 10% है वहाँ से उससे भी कम लोग क्या है सेवा के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पर क्या है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है क्योंकि वहाँ वो देश क्या है विकसित नहीं है, वो अपना डेवलप नहीं कर पाया है। अब जैसे इसमें देखो अमेरिका का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, तो अमेरिका का ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि अमेरिका के अंदर 75% से भी अधिक जो लोग हैं वो क्या है सेवाओं के अंदर मतलब किसी न किसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं। तो या आपको यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आगे अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे अब देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया पर्यटन। देखो पर्यटन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जब हमारी आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, विंटर वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि हम कहीं घूमने चलते हैं। और तो और जो वीकेंड्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स की जो वीकेंड्स होते हैं यानी कि सैटरडे संडे क्या होता है ऑफ होता है, तो वहाँ पर क्या है बच्चों के मन में भी रहता है, पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि हम अपना जो वीकेंड है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ही सही वो बाहर बनाने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो पर्यटन भी क्या है कि पर्यटन क्या है बेटा, जब इंसान अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेन के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने व्यवहार को, अपने भी उसको माहौल को चेंज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज करने के लिए जब हम बाहर अपने एरिया से बाहर निकलते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। घूमने फिरने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। तो जो ये पर्यटन है देखो बेटा, ये इसका आज के टाइम के अंदर ये पर्यटन जो विश्व का अकेला सबसे बड़ा, यानी कि जो पर्यटन है जो हमारा मनोरंजन के लिए जो हम बाहर घूमते फिरते हैं, तो वो क्या है ये 3rd नंबर का जो तृतीय का आपका जो ये क्रियाकलाप है उसके अंदर ये जो पर्यटन है वो विश्व का सबसे अकेला सबसे बड़ा, यानी कि 25 करोड़ लगभग 25 करोड़ के आसपास ये तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। क्योंकि पर्यटन के द्वारा ही क्या लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों को इससे क्या है, इससे संबंधित सेवाएं करने का मौका मिलता है। और जैसे इससे रिलेटेड जैसे आवास होता है, रहने की सुविधाएं, भोजन की सुविधाएं और परिवहन की सुविधा, मनोरंजन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे क्या है उन लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट वैष्णो देवी गया है, तो वैष्णो देवी बेटा अगर आप लोगों में से कोई गया है तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो छोटा सा मतलब जो तंग रास्ता है, पहाड़ों के ऊपर भी देखो दोनों साइड कितनी रौनक है वहाँ पर। अगर आप में से कोई स्टूडेंट गया तो वो समझ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मतलब दोनों साइड आमने सामने इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं वहाँ पर, तो वो शॉप के रूप में ही क्या वहाँ पे लोगों को क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। वहाँ पर क्या है उन लोगों का पूरा दिन टाइम भी पास हो जाता है, उनके पास 2 पैसे भी आते हैं, वो अपने परिवार को भी परिवार का पेट भी भर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर इंसान क्या है अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कि किसी न किसी के प्रकार के कार्य के साथ संलग्न है, किसी न किसी प्रकार के कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। और ये नेचुरल सी बात है, जो पर्यटन है, जो घूमने फिरने का स्थान है, जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हर चीज़ की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। होटल्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर हमें रूम्स मिलते हैं, होटल्स के अंदर हमें अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो वो सब भी क्या है, वो सभी ये सारी सेवाएं हैं जिसके द्वारा सब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अब देखिए आगे देखो बेटा, अब जो ये है आपका पर्यटन है, ये इसको क्या है बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। मतलब क्या रीज़न है कि हम लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं कि कुछ चीज़ हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है मांग होता है डिमांड। जैसे अब हम क्या है, जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारी छुट्टियां आ रही हैं तो क्या हमारे अंदर अपने आप ही होता है कि अब हमारे लिए फुर्सत का समय आ गया है, यानी कि खाली समय आ रहा है हमारे लिए, तो हम अपनी विश्राम करने के लिए क्या हम अवकाश पर जाने की सोचते हैं, मतलब अपनी छुट्टियां बाहर बिताने की सोचते हैं। तो इसकी मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए क्या है ये इस चीज़ को, पर्यटन को प्रभावित कर रहा है। सेकेंड है बेटा परिवहन। देखिए परिवहन के अंदर क्या होता है, हर इंसान क्या चाहता है कि हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिले। अब हम बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास परिवहन के साधन यानी कि यातायात के साधन की भी पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। अब आजकल हर इंसान क्या चाहता है कि हमारा ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, तो उसके लिए क्या है वो किसको ज़्यादा वरीयता देता है, वायु परिवहन को, यानी कि एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। क्योंकि उसके अंदर क्या है हमारा समय बहुत बचता है, हम 2 दिन के अंदर भी क्या है हम दूसरी जगह पर जाकर घूमकर अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो परिवहन है, जो ये यातायात के साधन, वो भी क्या है, पर्यटन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है बेटा पर्यटन आकर्षण। इसमें क्या आता है, जलवायु। अब देखो नेचुरल सी बात है, अगर हमारे इधर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो क्या है, हम गर्मी से बचने के लिए हम ऐसे, जैसे हम पहाड़ी इलाकों पर जाने की सोचते हैं कि वहाँ पर क्या है, जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, वहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा होता है, या अपने इधर सर्दी ज़्यादा होती है। ये तो हम सभी को पता है बेटा। हमारा जो हरियाणा है ये एक ऐसे एरिया के अंदर हम आते हैं जहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो टॉलरेट नहीं होती है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो भी हमें सहन नहीं होती है। तो हम लोग ऐसे एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो हम ठंडे स्थान पर जाने की, अगर हमारे इधर सर्दी ज़्यादा है तो हम क्या है, ऐसे थोड़े से गर्म एरिया में जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने क्लाइमेट को क्या है, चेंज कर सकें। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखिए भूदृश्य। भूदृश्य के अंदर देखिए, भूदृश्य में क्या बताया गया है कि जो भूदृश्य यानी कि हम ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर आसपास के जो सीनरी होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, झरने होते हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर जो वहाँ आसपास के जो दृश्य होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बड़ी बड़ी झील होती हैं, पर्वत होते हैं। तो हम ऐसे स्थानों पर जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो एंटरटेन है वो और भी अच्छे से हो सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति की गोद में जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इतिहास एवं कला। देखो ये भी इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग इस टाइप मतलब जो ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं जो उनकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, जो ऐतिहासिक होता है। इतिहास से मतलब जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 वंडर्स के अंदर आता है। तो जो ताजमहल है, ताजमहल को देखने के लिए ना केवल भारत से बल्कि बाहर के देशों से भी, विदेशों से लोग भी ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से जयपुर अगर कोई जाने की प्लानिंग करता है तो वहाँ पे आमेर का किला और बड़े बड़े जो किले हैं, महल हैं और बड़े बड़े चिड़ियाघर हैं, जहाँ पर जो चीज़ें मतलब किसी इतिहास से जुड़ी हुई हैं वहाँ पर जाने, जो कला प्रेमी हैं वो क्या है, वहाँ पर जाकर वहाँ पे जो बारीक जो नक्काशी की जाती है, दीवारों के ऊपर जो नक्काशी की जाती है उसे वो अपने कैमरे में कैद करके लाते हैं और वो वहाँ पर जाकर अपना मन बहलाते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास और कला भी क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है बेटा संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था में देखिए क्या बताया गया है। इसके अंदर क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी संस्कृति से जुड़े होते हैं। जैसे अब हमारे भारत की जो पुरानी संस्कृति है क्या है, अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो जिन्हें इतिहास, हिस्ट्री बहुत पसंद होती है। अब वो ऐसी जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे अजंता और अलोरा की गुफाएं। अगर आप लोगों ने सुना हो, ये महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पर क्या है, जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पर मतलब जो पुराने समय की जो दीवारों के ऊपर जो नक्काशी की गई है, उसके अंदर नक्काशी, ना केवल नक्काशी बल्कि उसके ऊपर वो नक्काशी के द्वारा ही बताया गया है कि उस समय के लोगों का जो संस्कृति थी वो किस प्रकार की थी, उनका कल्चर कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब उनकी इकोनॉमिक पावर कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ये सारी चीज़ें भी इसे लुभाती हैं। और अर्थव्यवस्था में आप ये भी कह सकते हो कि हमें अपने जेब का बजट भी देखना होता है। हमें ये सारी चीज़ों के अलावा अगर वो सब चीज़ हमारी जेब के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारी उसके अकॉर्डिंग आती है, तो हम उस जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं। या घर में रुकना, ये भी क्या है आजकल ये बहुत ज़्यादा इसका भी ट्रेंड हो गया। घर में रुकना भी एक क्या है, इसके ये ट्रेंड हो गया कि कुछ लोग क्या है अपने घर के अंदर रहकर ही अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना पसंद करते हैं। ओके, आगे अब ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखिए, अब आगे क्या बताया गया। भारत में जो समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें देखिए क्या बताया गया है। जो समुद्र पार रोगी मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत के अंदर जो रोगी, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें क्या बताया गया है। इसमें क्या है बेटा मेन कि हमारे भारत के अंदर जब हमारा भारत वैसे तो हमारा भारत देखिए विकासशील देश के अंदर आता है, लेकिन ये 2005 की बात बताई गई है। इसके अंदर 2005 में क्या बताया गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जो आज एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, 2005 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार करवाने के लिए, यानी कि इलाज करवाने के लिए
हमारे भारत के अंदर 55,000 जो पेशेंट्स थे, रोगी थे, वो हमारे भारत में आए थे। ऐसा क्यों था बेटा? क्योंकि 2005 के अंदर हमारे भारत के अंदर जो मेडिकल जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था। मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भारत था वो उस समय विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अग्रणी देश बनकर उभरा था। ये 2005 की बात बताई गई है। आजकल तो खैर देखो सब कुछ चेंज हो गया, धीरे धीरे करके देखिए सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। आज भी हमारे भारत के अंदर जो चिकित्सा प्रणाली है, एक तो क्या है, हमारे भारत के अंदर जो पुरानी चिकित्सा प्रणाली है उसे बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे आयुर्वेद है, वो क्या है, उसका जन्म हमारे भारत से ही हुआ है। तो आजकल अब आप इस समय देख रहे हैं जो ये कंडीशन चल रही है, जो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, लोग क्या है आयुर्वेद को, मतलब देसी चीज़ों को, देसी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और जो देसी जड़ी बूटियाँ वो कहाँ हैं, उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से, हमारे भारत की धरती से ही हुआ है। जितनी भी बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो जैसा च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे भारत से ही हुई थी। उसके बाद ये दूसरे देशों में पहुंचा था। अब च्यवनप्राश के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ डलती है वो सारी कहाँ मिलती हैं? हमारे भारत के अंदर ही मिलती हैं। आप लोगों ने अगर रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, तो उसके अंदर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी क्या संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी बूटी इस पर्वत के ऊपर कहाँ पर है, तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। तो ये देखिए, ये उस समय की बातें हैं और ये बिल्कुल रियलिटी है बेटा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि उस समय के अंदर भी जो भगवान राम का युग था, उस युग के अंदर भी देखिए जो जड़ी बूटियां थी वो हमारे भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा थी। तो कहने का अभिप्राय है जो भारत के अंदर समुद्र पार से मतलब है, मतलब पहले क्या था, पुराने समय के अंदर क्या थे बेटा, ये वायुयान वगैरह नहीं थे। तो लोगों को क्या है, एक देश से दूसरे देश में आने के लिए समुद्र को, बड़े बड़े ओशियंस को पार करके दूसरे देश के अंदर आना पड़ता था। तो इसीलिए ये बताया गया कि भारत के अंदर जो समुद्र पार रोगियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी। और आज भी क्या है, जो आयुर्वेद का जो जनक है वो कौन है, वो हमारे भारत ही है। भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो देसी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, वो सारी हमारे भारत के अंदर ही पाई जाती हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। अब आगे क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, चतुर्थ क्रियाकलाप। अब देखिए नेक्स्ट में बताया गया जो चौथे प्रकार का, ये तो आपका तीन प्रकार के क्रियाकलाप हो गए हैं। हम नेक्स्ट है चतुर्थ, जो चौथे प्रकार का क्रियाकलाप होता है उसके अंदर क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, जो चौथे प्रकार का, फोर्थ टाइप का, जो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताती हूँ। जो देखिए जो फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे खेतों के अंदर बीज डाल दिया, ठीक है, बीजों से क्या होता है, फसल हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसमें से गेहूं को निकाल लिया जाता है। तो ये सारा क्या है, फर्स्ट क्रियाकलाप में आता है। अब जो गेहूं हमारे पास आ गया है, अब जो उस गेहूं से चीज़ें तैयार करना, प्रोडक्शन करना, मटेरियल्स बनाना, वो किस में आता है, सेकंड क्रियाकलाप के अंदर आता है। ये सारा सेकंड के अंदर, जो सेकंड सेक्टर होता है उसमें आ जाता है, उनसे प्रोडक्शन करना। अब जो थर्ड क्या था, अब जो प्रोडक्शन हमने कर ली है, अब ये तो है नहीं हम बना कर उसको अपने घर में इकट्ठा करेंगे। अब उसको क्या है, उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो उसके लिए क्या है, मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। जो थर्ड नंबर का जो क्रियाकलाप है उसके अंदर मार्केटिंग आती है। अब जो फोर्थ नंबर का क्रियाकलाप है इसके अंदर क्या है बेटा, बैंक से रिलेटेड, मतलब जो लेखा जोखा होता है, पैसों से रिलेटेड जो लेन देन होता है, वो सारा कार्य किसमें आता है, चौथे नंबर के क्रियाकलाप के अंदर आता है। इसके अंदर वो सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो क्या है, मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करना। जैसे इसमें देखो आपकी बुक में दिया भी गया है, इसमें कौन कौन से आते हैं, सूचनाओं का संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, उनका उत्पादन करना, सूचनाओं का उत्पादन करना, ये सारी चीज़ें, अनुसंधान करना, विकास करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, चौथे प्रकार के जो सेक्टर होते हैं, फोर्थ प्रकार के सेक्टर के अंदर, क्रियाकलाप के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और जैसे इसके अंदर देखो आपका अलग से बॉक्स में दिखाया गया, जो चतुर्थ सेक्टर है उसमें क्या है, इसके अंदर ये प्राथमिक और द्वितीय की दोनों ही को ही रोजगार देता है। जो चतुर्थ सेक्टर है वो इन दोनों को ही तृतीय सेक्टर के साथ साथ चतुर्थ सेक्टर भी प्राथमिक और द्वितीय, मतलब ये सारे क्या है बेटा, आपस में लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, उसे आगे डेवलप करने के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। अगर इसमें से हम किसी एक चेन को हटा देते हैं, ये सारे क्या एक चेन के रूप में, एक जंजीर के रूप में, एक कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी एक कड़ी को हटा देते तो क्या है, हम उसे वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर जैसे कार्यालय, भवन, प्रारंभिक विद्यालय,
अस्पताल, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। आगे देखिए बेटा, अभी ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। नेक्स्ट आता है बेटा पंचम क्रियाकलाप। जो पांचवी प्रकार की क्रियाकलाप होती हैं उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो पांचवी प्रकार के, जो इनसे सबसे जो हायर होते हैं, यानी कि जिन जो बहुत माइंडेड पर्सन होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट तो एक ही हैं, और इसके अलावा जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो सारे जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो पांचवें प्रकार के क्रियाकलाप से जुड़े हुए होते हैं। और मतलब फोर्थ टाइप में और फिफ्थ टाइप के अंदर क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब दोनों के अंदर, दोनों सेक्टर के अंदर क्या है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो आते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? स्वर्ण कोलर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये पॉइंट, इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें पूछा गया है कि जो स्वर्ण कोलर है वो किसको कहा जाता है? तो पंचम क्रियाकलाप के अंदर जो सेवाएं आती हैं उनको सबको क्या कहा जाता है? उन सभी को स्वर्ण कोलर का नाम दिया गया है। स्वर्ण देखिए अलग अलग कोलर्स के अंदर बांटा गया, अलग अलग लेवल के अंदर बांटा गया है। तो जो ये सारे लेवल मैं आपको बताऊंगी, तो आपको फिलहाल यही याद रखना है, जो फिफ्थ नंबर के जो क्रियाकलाप हैं, पंचम जो क्रियाकलाप है, उन्हें क्या है? स्वर्ण कोलर के अंदर डाला गया है। इसके अंदर सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। अब देखो बेटा, इसके अंदर एक वर्ड बार बार आ रहा है, आप लोगों ने अगर नोट किया हो, बाह्य स्रोतन। ये क्या है बेटा बाह्य स्रोतन? आप लोगों ने ये वर्ड देखो बार बार कई जगह आया है। तो बाह्य स्रोतन क्या होता है? देखो बेटा मैं आपको समझाती हूँ, इसको मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझा रही हूँ। बाह्य स्रोतन क्या होता है? देखिए बाह्य स्रोत का मतलब क्या होता है? जब कोई देश अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपने मतलब कार्य को उठाकर दूसरे देश के अंदर ले आता है, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। अब देखो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या है यहाँ पर? बाह्य का मतलब बाहरी, और स्रोत होते हैं जो बाहर के जो स्रोत होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो देखो बेटा बाह्य स्रोत का मतलब होता है जो बाहर की जो चीज़, मतलब जब कोई देश अपने किसी व्यापार को उठाकर दूसरे देश में ले आता है तो वो बाह्य स्रोत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मैं तो कुछ एग्जाम्पल आपको जापान का देती हूँ। तो जापान, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जापान ने क्या किया, अपने उसके वहाँ के जो ये थे व्यापार था, वहाँ के उस व्यापार को उठाकर वो यहाँ पर ले आया। जैसे अब जो कॉल सेंटर हैं, अब भारत के अंदर जो कॉल सेंटर्स हैं उसके अंदर क्या है, मतलब यहाँ पे भारत के अंदर क्या है, 10-10 हज़ार के अंदर भी क्या है, कॉल सेंटर के अंदर काम करने के लिए बहुत खुश होकर लोग काम करते हैं। लेकिन वही एम्प्लॉयज़ अगर वो बाहर जाकर, मतलब जापान में जाकर वही एम्प्लॉयज़ वहाँ कार्य करेंगे तो वो क्या है, वो उनको बहुत महंगे पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है बेटा कि जब कोई जब इससे क्या है, बेनिफिट किसको हो रहा है? इससे बेनिफिट जापान को हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, मतलब उसे वो दूसरे देश में जाकर एम्प्लॉयज़ बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, उनका काम हो रहा है। अपने कहने का अभिप्राय है कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के अंदर आकर अपने रोजगार को, अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, तो इससे क्या है, विकासशील को कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो विकसित देश है उसे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि वो जो देश है, विकासशील देश है, वो क्या है, गरीब देश है, और गरीबी की वजह से वहाँ पर क्या है, लोग कम पैसों के अंदर भी कार्य करने के लिए बहुत ही खुश तैयार हो जाते हैं। तो ये बेटा बाह्य स्रोतन कहलाता है। तो यहाँ पर जैसा भी आपको इसमें देखिए दिया भी गया है, इस वाली लाइन में देखिए, इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो विकसित देशों की अपेक्षा, देखो मैंने जो अभी आपको समझाया था, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उसके अंदर क्या है, विकसित देशों की अपेक्षा वहाँ पर कम पारिश्रमिक मतलब कम वेतन के ऊपर अच्छी उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और उसके अंदर क्या है, उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वो देश क्या है, वहाँ पर अपने कार्य को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ताकि उनका क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका मुनाफा हो सके। तो ये बाह्य स्रोतन कहलाता है। समझ में आ गया होगा बेटा। आगे अब देखिए, नेक्स्ट है अंकीय विभाजन। देखिए अंकीय विभाजन क्या होता है, अब इसको भी देखो बेटा, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अंकीय विभाजक का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर
जो सूचना से संबंधित, कोई भी इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी बातें होती है वो पूरे देश के अंदर कितनी तेज़ी से फैलती हैं, वो क्या कहलाता है, अंकीय विभाजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको लेटेस्ट का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारे भारत का ही ले लीजिए। जैसे भारत के अंदर क्या है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग समय के ऊपर लॉकडाउन लगाया गया है। अब जो लॉकडाउन की जो घोषणा की गई है, जो सूचना दी गई है, वो पूरे भारत के अंदर कितनी तेज़ी से फैल रही है। अब जैसे जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पर तो क्या है बेटा 7G 6G 7G 8G 9G तक भी आ गया है। तो वहाँ वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं। तो वहाँ पर तो क्या है, विद इन सेकेंड से भी, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर वहाँ पर पूरे देश के अंदर आग की तरह बहुत जल्दी बात फैल जाती है। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं, जहाँ पर क्या है ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जैसा अभी हमारे भारत के अंदर तो 4G ही चल रहा है, 5G के ऊपर अभी कार्य चल रहा है, 5G अभी नहीं आया है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए क्या है, वो जो बातें हैं वो बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये जो अंकीय विभाजक है उसके अंदर यही बताया गया है कि जो विकसित देश हैं वो क्या है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो विकासशील देश है वो इस चीज़ के अंदर पिछड़ गए हैं। तो यही अंकीय विभाजक कहलाता है। तो किसी भी सूचना को पूरे देश के अंदर फैलने में कितना समय लगता है, वो क्या कहलाता है, वो अंकीय विभाजक कहलाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। कंप्लीट देखनी है आपको वीडियो। फिर भी अगर कोई डाउट है, मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। ओके, थैंक यू।